Hello students, I am Vinay Kumar, LNMS College, बीरपुर, डिपार्टमेंट ऑफ फिलॉसफी। आज के ई क्लास में मैं भौतिकवाद पर चर्चा करने जा रहा हूँ। इस मेटेरियलिज्म के पहले मैं मेटाफिजिक्स के कुछ बताने जा रहा हूँ। तत्व विज्ञान। मेटाफिजिक्स दो शब्दों के मेल से बना है, मेटा और फिजिक्स। मेटा का अर्थ होता है आफ्टर और फिजिक्स मीन्स साइंस, दैट इज साइंस ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड्स। अर्थात मेटाफिजिक्स वह विद्या है जो भौतिक विज्ञान के बाद आता है, जो भौतिक विज्ञान के बाद भौतिक विज्ञान भौतिक जगत की व्याख्या करती है। इस जगत का पदार्थों की खोज अन्वेषण करती है, जबकि भौतिक विज्ञान में रहते हुए तत्व विज्ञान भौतिक विज्ञान के पदार्थों के मूल तत्व क्या है की चर्चा करती है। भौतिक विज्ञान भौतिक जगत की व्याख्या तक ही सीमित है, इससे परे भौतिक विज्ञान का क्षेत्र नहीं है। जबकि मेटाफिजिक्स तो भौतिक जगत में बैठकर भौतिक जगत की सत्ता की बात करती है। भौतिक जगत का आधार क्या, इसका परम तत्व क्या। मेटाफिजिक्स के साथ साथ इसके लिए एक और शब्द आता है ऑन्टोलॉजी। ऑन्टोलॉजी का अर्थ भी सेम टू सेम है, जैसे मेटाफिजिक्स में सत्ता की, वैसे ही इसका भी है। परमार्थ तत्व क्या, सत्ता क्या, साइंस ऑफ बीइंग। इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जर्मन दार्शनिक सी वोल्फ ने किया था। सी वोल्फ। अब मेटाफिजिक्स के अंतर्गत जो प्रश्न उत्पन्न होता है वह है विश्व का मूल तत्व क्या है। इस प्रश्न के उत्तर देने के लिए भी इसमें दो प्रश्न और आ जाते हैं। मूल तत्व का स्वरूप क्या और इसकी संख्या कितनी। मूल तत्व के स्वरूप की व्याख्या में चार उत्तर आते हैं। इसका कारण स्पष्ट है कि सभी दार्शनिक एक मत में नहीं है, सभी का अलग अलग ग्रुप है। कुछ थिंकर का विचार है कि मूल तत्व का स्वरूप पूर्णता भौतिक है, पूर्णता भौतिक, उसमें चेतना नहीं है, वह चैतन्य नहीं है, यह मटेरियल है। इस कंसेप्ट को मानने वाले दार्शनिक भौतिकवाद कहलाते हैं, मेटेरियलिज्म। कुछ दार्शनिकों का विचार है मूल तत्व का स्वरूप पूर्णतः चैतन्य है, उसमें लेस मात्र की भी भौतिकता की अंश नहीं।
अर्थात या स्पिरिचुअल है, कॉन्शियस है। और ऐसे विचारों को मानने वाले फिलोसफर को आइडलिज्म कहा गया। ये आइडलिज्म थ्योरी है। अब कुछ दार्शनिकों का एक समूह ऐसा भी है जो कहते हैं कि यह दोनों है, जड़ भी है चेतन भी है, अर्थात जो मूल तत्व का स्वरूप है वह चेतन भी है और जड़ भी है, दोनों है। ये द्वैतवादी दार्शनिक कहलाते हैं, ऐसे विचार देने वाले। अब एक समूह और दार्शनिकों का है जो ये कहते हैं कि ना चेतन है ना जड़ है, अपितु इस दोनों से अलग विलक्षण है। इसे ही अनुभववाद कहा गया है। अब हम देखते हैं कि इसकी संख्या क्या है। कुछ दार्शनिकों का विचार है कि मूल तत्व की जो संख्या है वह एक है, वह एक है। ये एकवाद कहलाता है, मोनिज्म। कुछ दार्शनिकों का विचार है कि इनकी संख्या दो है, वे द्वैतवाद कहलाते हैं, ड्यूलिज्म। और एक समूह और दार्शनिकों का है, इनकी संख्या को जो बतलाते हैं वे कहते हैं एक नहीं दो नहीं अनेक हैं, ये संख्या अनेक है, इसे अनेकवाद कहा गया। अब जो हम मूल टॉपिक पर आ रहे हैं, भौतिकवाद, मेटलिज्म। भौतिकवाद की विशेषताएं को हम लोग पहले देखते हैं। इसकी विशेषता जो है, विश्व का मूल आधार भूत अर्थात जड़, ऐसा ही भौतिकवाद की विशेषता को बदलाने वाले हमारे इंडियन फिलोसफी में जो हैं वो चार्वाक दर्शन पूर्णतः भौतिकवादी दार्शनिक है। वे भूत को ही मूल तत्व मानते हैं। भूत में भी चार भूत को ही, पृथ्वी जल अग्नि और वायु। वैसे यहाँ जो है ये विशेषता है, जो विश्व का मूल आधार है वह पूर्णतः भूत है, जड़ है। जो चेतन दिखता है वह सिर्फ दिखता है, वह मूल आधार नहीं है। भौतिक जगत की विभिन्न वस्तुएं जो है उसमें चेतना भी दिखती है और भौतिक दोनों तत्व दिखता है, लेकिन वह है पूर्णतः जड़ तत्व से बना हुआ। उसका जो मूल आधार है वह जड़ है, सिर्फ देखने में ही चेतन है। इसकी और विशेषता है कि भौतिकवाद विश्व की व्याख्या प्राकृतिक नियमों के आधार पर करते हैं। ये विश्व में जो हम लोग देख रहे हैं, उत्पत्ति विनाश विकास, निर्माण विकास विनाश, वस्तु का निर्माण होता है, विकास होता है, विनाश होता है, व्यक्ति का जन्म होता है, विकास होता है, मृत्यु होती है। ये सब की व्याख्या के लिए प्राकृतिक नियम पर्याप्त है और आवश्यक है। इसलिए भौतिक व प्राकृतिक नियमों के समर्थक है। जो दिखता है वो सत्य है, वास्तविक है। भौतिकवाद के लिए लौकिक जगत, जिस विश्व में हम लोग रह रहे हैं, जिस जगत में रह रहे हैं, जो दिख रहा है लौकिक, जो दिखता है, ये लौकिक जगत ही वास्तविक जगत है। इससे परे कोई और परमार्थिक जगत की
बात नहीं करती है। भौतिकवाद में ईश्वर का कंसेप्ट नहीं होता। ये मानते हैं कि जो भी इस जगत और इस जगत की वस्तुएं हैं उसका मूल आधार जब भूत है, तब फिर ईश्वर को परमार्थिक सत्ता स्वीकार करने की कोई आवश्यकता ही नहीं। इसलिए यह लौकिक जगत ही वास्तविक जगत है। अब हम लोग भौतिकवाद की पद्धति, जो ज्ञान की पद्धति है, उसकी व्याख्या जान लें। इसकी जो पद्धति है वह है विश्लेषण की पद्धति। विश्लेषण की पद्धति वह पद्धति होती है जो विषय वस्तु को खंड खंड में बांटकर उसका अध्ययन किया जाता है और इतने छोटे छोटे अंशों में बांटते हैं कि फिर उससे और छोटा संभव ना हो सके। इससे यह होता है कि उसका अध्ययन करना सरल हो जाता है, सिंपल हो जाता है, उसमें कोई कंप्लीटेड नहीं होती है। इसलिए यह ज्ञान जो है पूर्ण ज्ञान होता है। अब हम लोग ये भौतिकवाद का जो मूल आधार, मूल तत्व, जड़, भूत है, उसकी विशेषता के बारे में जानें। से भूत की कोई विशिष्ट भौतिक द्रव्य नहीं है। भूत कोई विशिष्ट भौतिक द्रव्य नहीं है, अपितु यह सार्वभौम और सार्वत्रिक होता है। विशिष्ट तो वह हो गया फर्नीचर, पहाड़, नदियाँ, सूरज, तारे, आकाश, सूरज, तारे। तो ये विशिष्ट नहीं है, यह सार्वत्रिक है, सार्वभौम है, यूनिवर्सल है, हर वस्तु में है और हर जगह है। इसकी एक और विशेषता है कि यह देश काल में अवस्थित होता है। जितने भी इस जगत के विषय हैं, पदार्थ हैं, वह किसी स्थान विशेष पर है और निश्चित समय में है। इसलिए इस विषय के बारे में प्रश्न होता है कब और कहाँ। ये निश्चित, क्योंकि विषय है, यह स्थान घेरेगा, एक निश्चित समय तक वह रहेगा। अब भूत की अन्य विशेषता है कि यह अपनी मौलिक परमार्थिक अवस्था में अत्यंत सूक्ष्म, निर्वयव, असंख्य और अविभाज्य होता है। असंख्य इसलिए होता है कि यह संख्या में, असंख्य का अर्थ है कि संख्या में अनेक है, किंतु प्रकृति में एक, क्योंकि सभी भौतिक है। इनकी संख्या अनेक हैं लेकिन प्रकृति में एक है, क्योंकि ये भौतिक हैं और ये निर्वयव हैं। साव्याव तो इस जगत का भौतिक पदार्थ है जो विभिन्न अवयवों से मिलकर बना है, और जब उस अवयव को अलग अलग अवयवों में करते हैं तो वह निर्वयव बनता है। वही निर्वयव इस भूत है का मुख्य विशेषता है, उससे छोटा और नहीं। और जब ये निर्वयव है तो अविभाज्य है। अब इसका विभाजन संभव नहीं, अलग अलग खंड खंड में साव्याव को बांटा जा सकता है। ये तो निर्वयव है, इसलिए यह अविभाज्य है। और जो अविभाज्य है वो बहुत ही सूक्ष्म होता है, स्मॉल पार्ट्स ऑफ मैटर, इसलिए यह अत्यंत सूक्ष्म है। यह बहुत विशिष्ट विशेषता परम तत्व की है।
अन्य विशेषता इसकी एक है कि यह नित्य है। नित्य कहने का अर्थ है न विनाश न जन्म, अर्थात न अनादि न अनश्वर। यह अनादि है, अनश्वर है, इसका आदि नहीं, न अंत है, न इसका जन्म होता है न मृत्यु होता है, न इसकी उत्पत्ति होती है न विनाश होती है। ये सब तो इस जगत के विषय वस्तु के बारे में कहा जा सकता है कि यह विनाशशील है, लेकिन जड़ तत्व के बारे में यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। एक दूसरी विशेषता है गतिशीलता। गति आवश्यक है। हम जो विश्व में इतने विषय को देख रहे हैं, उसके निर्माण, विनाश, विकास, सभी के लिए गति की आवश्यकता होती है। जब गति रहेगी तभी दो कणों का मेल होगा। जब गति रहेगी तो उसमें विकास होगा। जब गति रहेगी तभी उसका विखंडन संभव है। सव्यव का निर्व्यव में, सव्यव को खंड खंड में, अवयवों में बांटना गति के कारण ही संभव है। इसलिए भूत के लिए गति की आवश्यकता होती है। अब इसमें अलग अलग दार्शनिकों का अलग अलग विचार है कि क्या यह गति भूत में ही विद्यमान रहता है या गति बाहर से आती है। इसमें अलग अलग विचार आता है। अब इस भूत का ज्ञान इंद्रियों से संभव नहीं, क्योंकि यह इतना सूक्ष्म है, निर्वयव है, अविभाज्य है। इससे इंद्रिय ज्ञान से संभव नहीं है। इंद्रिय ज्ञान का विषय तो इस जगत का पदार्थ है, और इस जगत के पदार्थ के इंद्रिय ज्ञान के बौद्धिक व्याख्या के द्वारा हम भूत का ज्ञान प्राप्त करते हैं। आज की क्लास में बस इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।